चलिए दोस्तों, आज लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस साल के जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस साल का जो कंटेंट है वो पिछले साल के जो न्यू एडिट मटेरियल है उसको भी कंटिन्यू रखा गया, प्लस पहले के जो सिलेबस थे वो चैप्टर भी इस साल उसमें ऐड कर दिए गए। तो पिछले साल जो थे हमारे 30% सिलेबस को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस साल जो है आप लोगों को पूरा सिलेबस करना है। वे लास्ट ईयर उससे पहले जो हमारे सिलेबस होते थे बेसिकली 18 चैप्टर होते थे, 9 और 9, लेकिन इस बार 2 चैप्टर दोनों ही बुक से काट दिया गया है। काटा क्या गया है, बल्कि दूसरे चैप्टर के साथ उसे हम कह सकते हैं मर्ज कर दिया गया है। पहले कंपेरेटिवली जो सिलेबस है बल्कि हम कहेंगे बढ़ा दिया गया है, नई चीज़ों को भी ऐड किया गया, पुराने चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया। कहने मात्र को चैप्टर डिलीट है, बल्कि दूसरे चैप्टर के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया एक तरह से देखा जाए तो। चलिए हम बताते हैं, पहले 2 बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस के, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए। फर्स्ट बुक की भी वेटेज 40 मार्क्स है, सेकंड बुक की भी वेटेज 40 मार्क्स है। 80 मार्क्स के आपके बुक हो गए, 20 आपके इंटरनल्स के हो गए। तो फर्स्ट बुक में हमारे टोटल 8 चैप्टर है, चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, उनकी वेटेज भी पढ़ेंगे, प्लस कंटेंट के अंदर क्या क्या आपको चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। पहले चैप्टर का नाम केवल शीत युद्ध का दौर था, लेकिन अब इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी जोड़ दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जोड़ने से अब ऑटोमेटिकली जो टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें आपको 2 टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना है, एक तो 2 ध्रुवीयता और दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पूरा पढ़ना है कि कैसे कौन कौन से देशों ने मिलकर इसको बनाया, उनकी क्या समस्याएं थी, उनके क्या महत्व थे, ठीक है, भारत के मतलब संदर्भ में नाम क्या है, क्या वो तटस्थता, उदासीनता, पूरा जो नाम है हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के जो क्वेश्चंस है इसमें से ही आने की पॉसिबिलिटी है। और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया गया है, क्योंकि पुराना जो चैप्टर है वो तो इसके अंदर है ही, 3rd चैप्टर के कुछ टॉपिक को इसमें जोड़ दिया गया है, प्लस जो नए एडिट मटीरियल है उसके भी नई चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा गया है। तो इसीलिए चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर करना है। इसमें आपको बताना है कि सोवियत संघ क्या था, क्यों वो समाप्त हो गया, उसका समापन हो गया सोवियत संघ का, यूनिपोलर वर्ल्ड कि किस तरह से सोवियत संघ के विघटन होने के बाद एक ध्रुवीयता बेसिकली स्टार्ट हो गई, अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन गई, वो बताना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा आपको लोकतांत्रिक राजनीति, CIS, अरब क्रांति, प्रथम खाड़ी युद्ध, ये सारे ही जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को मिला दे तो उसकी जो वेटेज है टोटल 12 मार्क्स की है। उसके बाद 3rd चैप्टर पे आए थे, चैप्टर का नाम है शक्ति के नए केंद्र। इसमें जो है आपको बहुत सारे जो हमारे संघ है, जिसमें यूरोपियन संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स, ये पढ़ने हैं, प्लस जो देश आज विश्व में बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहे, बहुत तेजी से महाशक्ति के दौर में शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में बताना है कि आखिर वो महाशक्ति क्यों बन रहे हैं, जिसमें आपको चीन, रूस, भारत और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो जो इजराइल है बहुत छोटा सा देश है, उसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ भी नहीं है, बट विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में वो उभर कर आ रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी की बात करें, उसकी डिफेंस गुड्स की बात करें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है। चौथा चैप्टर है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो पुराना आपके NCERT है उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें दक्षिण एशिया में जो देश है किस तरह से शांति और लोकतंत्र के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव कि इन देशों के अंदर लोकतंत्र बहाल करने के लिए और शांति के लिए आप देशों में कितना संघर्ष करना पड़ा है, वो आपको आज़ादी के बाद पूरा कहानी उसमें बताना है। और 3rd और 4th चैप्टर मिला के भी टोटल जो वेटेज है उसकी 12 नंबर आपके बनते हैं। 5th चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र तथा उसके संगठन। इसमें जो जितने भी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं वो पढ़ना है आपको। उसको जो एजेंसी में आपको यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO और ILO, ये 4 एजेंसियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सुरक्षा परिषद में जो विस्तार की जो मांग है वो लगातार उठ रही है, और उसके नए मेंबर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारा इसके अंदर आपको पढ़ना है। 6ठा चैप्टर है, उसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा का अर्थ बताना है, इसमें प्रकार कितने टाइप की सुरक्षा होते हैं, आंतरिक और बाहरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आतंकवाद।
आतंकवाद इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज विश्व में आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़े बड़े मतलब छोटे देश जो विकसित नहीं है उनकी तो बात ही छोड़िए, जो अमेरिका जैसे वेल डेवलप विकसित देश है उन देशों को भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपने 9/11 जैसे इंसिडेंट आपने पढ़े होंगे। तो ये आपको बताना है कि आतंकवाद के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो 5वां और 6ठा जो चैप्टर है उनकी वेटेज की बात करें तो 8 नंबर इनके वेटेज बनती है। 7 चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको पर्यावरण आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। 8वां चैप्टर है वैश्वीकरण, जिसमें वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, घटक बताना है और बहस यानी कि वैश्वीकरण के अच्छाई और बुराई। देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। तो वैश्वीकरण को केवल हम अच्छाई कहें तो वो भी ठीक नहीं होगा, या हम कहें कि नहीं इसको तो केवल और केवल नकारात्मक ही प्रभाव है तो वो भी कहना सही नहीं होगा। तो इस पर जो बहस है कि अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में इसमें बताना है। तो 7th और 8 चैप्टर मिला के जो वेटेज है वो भी 8 मार्क्स का है। तो पूरा जो फर्स्ट बुक हमारा समकालीन विश्व, ये जो है 40 मार्क्स का टोटल चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है, ये सारे जो टॉपिक है इनको आपको प्रिपेयर करना है। बहुत जल्दी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे, आप लोग को प्रिंटेड नोट्स, हैंडमेड नोट्स, दोनों तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरी बुक की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी टोटल 8 चैप्टर है, इसमें भी जो पुराने हमारे टॉपिक है वो तो है ही, प्लस हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं वो भी हमेशा पढ़ने हैं, क्योंकि एक बार आपको सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर तक तो कई महीनों तक बच्चों को सिलेबस ही क्लियर नहीं था कि अगर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे होता है क्या कि आपने प्रिपेयर कर लिया, जिन चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, लर्न कर लिया, अपने नोट्स बना लिए और बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो चैप्टर ही आपके कोर्स में नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है कि आपको लगता है कि मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। तो अपने सिलेबस को जानना, आपके कंटेंट को जानना कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसके अंदर आपको कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पिछले साल इसमें जुड़ा है पटेल, सरदार पटेल जी की जो हमारे एक ऐतिहासिक भूमिका है कि किस तरह से उन्होंने अखंड भारत बनाया, भारत को जितने भी 565 राज्य रजवाड़े थे उनको एक साथ आपस में जोड़ा। तो जो सरदार पटेल जी है उनके ऊपर आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि शरणार्थियों की चुनौतियां क्या थी, क्या पुनर्वास की समस्या थी, कश्मीर मुद्दा, विभाजन पे नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण था, और भाषाई संगठन यानी कि भाषा को लेकर किस तरह से देश में जगह जगह पे विवाद हुए, समस्या हुई, आंदोलन हुए। तो पूरा जो चैप्टर है आपको एनसीईआरटी का वो आपको पूरा करना है। प्लस इसमें कश्मीर का मुद्दा है वो नया जुड़ा है, और नेहरू जी जो आपका टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो ऐतिहासिक भूमिका है वो आपको इसके अंदर करना है, जो आपको एडिट मटेरियल मिल जाएंगे, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चैप्टर है नियोजित विकास, ठीक है। इसमें भी नई चीज़ों को ऐड किया गया, जो पुराने हैं वो तो है ही। तो पुराने जो चैप्टर थे हमारे भारत के आर्थिक विकास की प्रकृति बदलना, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ये सब तो हमारे पुराने जो टॉपिक थे उसी के हिसाब से थे। लेकिन जो 2 पिछले साल जोड़े थे उसको भी इस साल रखा गया है, जिसमें एक तो हमारा राष्ट्र विकास परिषद जिसे हम एनडीसी कहते हैं, और नीति आयोग, वो पूरा आपको अच्छे से करना है। नीति आयोग की क्या संरचना है, क्या कार्य है, क्या महत्व है, उनके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर जो मिलाकर वेटेज करे बात मार्क्स की, तो 12 नंबर का ये टॉपिक बनता है। थर्ड चैप्टर है भारत की विदेश नीति, और अकेले चैप्टर की जो वेटेज है 6 नंबर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, कैसे उसने अपने आप को मतलब देश नीति में अपने आप को संभाला, क्योंकि भारत बहुत ही चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था जब आज़ाद हुआ था, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। तो अन्य राष्ट्रों से भारत के क्या संबंध है, जैसे में रूस आता है, चीन आता है, इजराइल आता है, अमेरिका आता है। तो ये तो पूरे विश्व के देशों में हमारे संबंध हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इजराइल का संबंध है, क्योंकि चीन, रूस, अमेरिका हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इजराइल है, जो नया दोस्त है, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस साल टॉपिक में है। उसके बाद जो पड़ोसी देश है, देखिए आपके विश्व के देशों से कितने अच्छे संबंध क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने निजी जिंदगी में भी लगा लीजिए, आपको पता है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो बाद में आएंगे, आपके पास कोई भी समस्या होगी, सबसे पहले भाग के आपकी मुसीबत में कौन आएगा? जो आपके बगल में रहते, जो आपके आसपास रहते, जो आपको पड़ोसी है। तो इसीलिए हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी,
उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कई बार हाथ बढ़ाए, बहुत कुछ उन्होंने पहल की, लेकिन जो पाकिस्तान है उसको दोस्ती की भाषा कभी समझ नहीं आती है। हमेशा जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बदले में हमें आतंकवाद या युद्ध जैसी चीज़ों का ही सामना करना पड़ा है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, जिसमें पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, किन किन मुद्दों पे हमारे मतलब बनती नहीं है, बांग्लादेश के क्या संबंध है। आपको पता है बांग्लादेश से हमारे कुछ अच्छे संबंध भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश आज एक इंडिपेंडेंट अलग देश बना है तो कहीं ना कहीं भारत की मदद से ही बना है। नेपाल के साथ हमारे किन किन चीज़ों पे विवाद है, किन किन चीज़ों पे अच्छाई है, हमारे कहाँ कहाँ पे आपस में बनती है, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे टॉपिक हमें पड़ोसी देशों के साथ करना है। उसके बाद एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। जो भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए उसकी क्या भारत की पॉलिसी है कि वो कभी भी किसी पे पहले अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह की नीति आपको बतानी है और ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 नंबर का बनता है। नेक्स्ट है 4th चैप्टर, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। इसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली। जो आपने 2nd चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से कांग्रेस, आपको पता है देश में पहले इलेक्शन हुए 1952 में, उसके बाद 15 सालों तक किस तरह से कांग्रेस का दबदबा बना रहा, तो कांग्रेस प्रणाली उसी को कहा गया है। उसके बाद द्विदलीय प्रणाली की, जिसमें जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पे में और भी छोटे छोटे दल है, लेकिन जो 2 दल है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। तो 2 दलीय की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं और उसकी अच्छाई भी है, उसकी अपनी बुराई भी है, वो बताना है। प्लस गठबंधन क्या होता है कि जब किसी भी एक पार्टी को पूरा जो है बहुमत नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता, तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाते उसे गठबंधन कहा गया है। तो गठबंधन का दौर बेसिकली स्टार्ट कब हुआ, क्या उसकी अच्छाई है, क्या उसकी बुराई है, तो पूरा चैप्टर में इसी चीज़ों को आपको पढ़ना है। 5th चैप्टर है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें नए जो मटेरियल ऐड हुए हैं एनसीईआरटी के अलावा वो भी आपको पढ़ना है। जैसे जयप्रकाश नारायण, सभी जानते हैं भारत के बहुत बड़े नेता थे, उनके द्वारा संपूर्ण क्रांति चलाई गई थी, बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अपन जो है राम मनोहर लोहिया और उनके समाजवाद के ऊपर जो सोच है वो बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मक मानवतावाद के ऊपर क्या विराई है वो बताना है। उसके बाद देश में आपातकाल लगाया गया, उसे क्या सबक लिया, क्या परेशानी आई, तो पूरा आपातकाल आपको बताना है। उसके बाद लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, कि आपको पता होगा भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर 3 बार लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुआ है, तो वो आपको तीनों बार बताना है कि हर एक बार कि दिखाना है कि किस में क्या मतलब हमने लोकतंत्र से आगे बढ़कर हमारे देश में परिवर्तन आया है। और ये जो है आपका 4था और 5वां चैप्टर मिला के 10 नंबर इसकी वेटेज है। अगर हम बात करें 6ठे चैप्टर की, तो पिछले साल चैप्टर नहीं था, उससे पहले चैप्टर था, लेकिन इस साल इसको फिर से जोड़ दिया गया है और नए मटेरियल के साथ जोड़ा गया है। चैप्टर का नाम भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन। पहले था सिर्फ सामाजिक, अब नए सामाजिक आंदोलन भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें बताना है कि सामाजिक बनाम नए सामाजिक आंदोलन, जो पुराने सामाजिक आंदोलन थे वो और नए सामाजिक आंदोलन उनके संदर्भ में बताना है। उसके बाद किसान आंदोलन हो गए, श्रमिक आंदोलन हो गए, महिला आंदोलन हो गए, पारिस्थितिक आंदोलन हो गए, तो जो भी मूवमेंट, जो भी आंदोलन भारत में चलाए गए सभी आंदोलनों के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। सबसे पहले क्षेत्रीय दलों का उदय। यह भी आपको पता है कि भारत में बेसिकली 2 तरह के दल होते हैं, एक होती है आपकी नेशनल दल हम जिन्हें कहते हैं, एक हमारे होते हैं क्षेत्रीय दल। ये जो केवल एक क्षेत्र में जिनकी पॉपुलैरिटी होती है, जिनकी लोकप्रियता होती है। तो क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ? पंजाब संकट आपको पता ही है, खालिस्तान के लिए मांग उठी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो पूरा पंजाब संकट में पढ़ेंगे। फिर कश्मीर का मुद्दा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर भी कश्मीर था पहले चैप्टर में और यहाँ पे भी कश्मीर है, तो यहाँ पे तो कश्मीर की समस्या बतानी है और यहाँ पे कश्मीर आज के संदर्भ में बताना है कि आज जब 370 धारा हटा दिया गया है तब कश्मीर में क्या है, मतलब आज के संदर्भ में आपको कश्मीर के बारे में बताना है। फिर स्वायत्तता के लिए आंदोलन, किस तरह से बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र थे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में असम, मणिपुर, ये इन सब जगह पे नागालैंड, मिजोरम, कि कई बार आंदोलन हुए हैं और वो चाहते थे कि उनको भारत से अलग कर दिया जाए, तो किस तरह से उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किए वो आपको इसके अंदर बताना है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। लास्ट चैप्टर है जो पिछले साल भी था, भारतीय राजनीति में प्रवृत्ति और विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 1990 के आते आते किस तरह से जो नेशनल लेवल है उसमें गठबंधन का युग स्टार्ट हुआ।
इसमें राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, जो यूपीए है फर्स्ट और सेकंड टर्म उनके बारे में बताना है, जो एनडीए है एनडीए के चारों टर्म्स के बारे में बताना है, जो 2 टर्म थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और तीसरा चौथा टर्म जो है मोदी सरकार जिसमें हम कहते हैं कि उनके द्वारा जो जो काम किए गए, जो जो उनकी उपलब्धियां हैं, किस तरह से उन्होंने देश में अच्छे विकासात्मक काम किए हैं, अच्छे नए नए जो परिवर्तन किए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उनके बारे में उल्लेख करना है। उसके बाद विकास और शासन के जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 8 चैप्टर है, चैप्टर के नाम आपको दिख रहे होंगे, उनके अंदर कंटेंट क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसकी जो वेटेज है वो भी आपको पता है, टोटल 40 नंबर की वेटेज है, 6ठा 7वां 8वां मिला के टोटल 3 चैप्टर मिला के 12 नंबर इसका टोटल वेटेज बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, चाहे सिलेबस से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, किसी तरह की कोई भी आप लोग कन्फ्यूज़न हो, पूरे साल हमें आप लोगों को साथ रहना है। हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, समस्याओं को सॉल्व करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल सीरियस हो जाओ, क्योंकि पता है अगले साल का हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि 12वीं के जो पेपर होते हैं उसे कराने की कोशिश की जाती है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ठीक है कोरोना तो अभी जाएगा नहीं, कि अब तक अगले साल भी हमारे पेपर ना हो। तो आप लोगों ने देखा कि इस साल भी देखिए अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि 12th के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखो, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 12th पास करना आप लोगों का एम नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट लेवल बहुत कुछ करना चाहते हैं एग्जाम्स, तो आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग डिटेल में बने रहिए। यहाँ पे करंट अफेयर्स और भी जितने भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनेंगे वो आप लोग को अपलोड होते जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बाकी आप लोग कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।